नमस्कार साथियों। राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इस वर्ष कक्षा 11th में है और आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एकदम वायरल पेपर जो कि आपके लिए सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव एंड माय फेवरेट आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग फर्स्ट क्वेश्चन पेपर वेरी वाव। तो बिना देरी करिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। पेपर आपका 70 नंबर का होगा और इस 70 नंबर को पेपर को हल करने के लिए आपके पास टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट। तो अब देखिएगा, सीधा हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बहुत सारे निर्देश हैं वो दिए हुए हैं। इसमें सिंपल से सिंपल समझाऊं तो इसमें 1 से 10 तक वस्तु प्रश्न है, 11 से 20 अतिरिक्त प्रश्न, 21 से 30 लघुत्मक प्रश्न, 31 से 34 निम्नात्मक एवं आंतरिक विकल्प पर आधारित प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या 1 है, इसके सामने अंक भी आपको दिए हुए हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। और किस भू राजस्व व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार को माना गया है? तो उस व्यवस्था का नाम बताना है, उस प्रणाली का नाम है वो बताना है जिसमें भूमि का मालिक है ना, जमींदार है, वो होता था। ठीक है, तो वो होगी आपकी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या फिर प्रणाली। और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जिसे जमींदारी व्यवस्था या फिर इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तमरारी व्यवस्था। और एक होती है रेतवाड़ी व्यवस्था। ये दोनों है एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत है, वो होती है इस्तमरारी व्यवस्था और रेतमाड़ी व्यवस्था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करूं तो रैयतवाड़ी पद्धति में भूमि का मालिकाना हक किसानों के पास था। किसके पास था? भूमि का जो मालिक है वो किसान है, वो होते थे। जबकि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होते थे? जमींदार है वो होते थे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी कुल मिलाकर, है ना। और इसको स्थायी बंदोबस्त कहो या फिर आप कह सकते हो जो कि जमींदारी व्यवस्था या फिर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, 2-3 नामों से आप पुकार सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कब आई थी? तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसकी स्थापना है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। तो इसका मतलब आपका भारत में कब आई थी? 1600 में आई थी। ठीक है, सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम से स्थापित द्वैत शासन केंद्र की जगह प्रांतों में किस अधिनियम के तहत है वो लागू है वो किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत है वो लागू किया गया था? तो वो कमेंट करके आपको बताना है ना। कमेंट करके बता दोगे, फिर मैं आपको इसका आंसर भी बता दूंगा नेक्स्ट। और चौथा है, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार प्रांतों में मंत्रिमंडल कब स्थापित हुआ था? तो कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट होगा जुलाई 1937 में स्थापित हुआ था। और इसमें एक बात है आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें जो मंत्रिमंडल गठित किए गए थे ना प्रांतों में, वो कितने किए गए थे? कांग्रेस ने 6 प्रांतों में मंत्रिमंडल है वो गठित किए गए। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माण में कितना है वो समय लगा था? तो सभी स्टूडेंट को पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये है टाइम है वो लगा था भारत संविधान निर्माण में। और भारत के संविधान को बनाने में मैंने बता दिया है। और इसकी प्रक्रिया है वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई थी। ठीक है, 1949 को। और संविधान को लागू करने की तिथि है वो कब घोषित की गई थी? 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत है वो की गई थी कि संविधान लागू कर दीजिएगा। और इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी होती है ना, तो उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही एकदम देखिएगा इम्पोर्टेंट भी है। और भारत का संविधान ये मैंने बता दिया है कब लागू हुआ था ना, ये पूछा है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, मैंने अभी बताया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, है ना। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण के दौरान उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसने रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। संविधान सभा की पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। क्या हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तावित है वो पेश है वो किया था। क्या किया था? पेश है वो किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946। बैठक कब हुई?
9 दिसंबर 1940। कब है वो पेश किया था, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव मतलब पारित पेश है वो किया था संविधान सभा के सामने, तो वो होगा आपका 13 दिसंबर 1946। और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति ने इसे स्वीकार है वो कर लिया। कब कर लिया? 22 जनवरी 1947 से ये स्वीकार हो गया। बैठक फिर पेश किया गया था और स्वीकृत ये हो गया आपका। ठीक है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है आपका 1885 ईस्वी में स्थापना के पश्चात कांग्रेस का पहला विभाजन है वो कब हुआ था? तो इसका राइट हो जाएगा आपका 1907। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इससे आपको पता है अगस्त क्रांति भी कहते हैं। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था और तारीख 8 अगस्त। ठीक है, और आपका जो सेशन है वो मतलब कौन सा है वो होगा आपका 70, जो कि आपका 1942 सन 1942। ठीक है, तो 8 अगस्त 1942 इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसके आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की और इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करना था और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। सभी मैंने बता दिया, बहुत ही डीपली समझा रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इसी तरह क्वेश्चन पेपर मिलेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। लाहौर अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। अगला देखिएगा, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो अब समाप्त हो चुके हैं। अब देखिएगा एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले। धन निष्कासन की शुरुआत किस युद्ध के पश्चात हुई थी? तो धन निष्कासन की शुरुआत 1857 के बाद औपनिवेशिक पूंजीवाद के दौर में हुई थी। दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक में क्या प्रकाशित है वो किया था। ठीक है, जो ये पुस्तक है ना पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये पुस्तक है वो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने पुस्तक में क्या क्या लिखा था तो वो बता देता हूँ। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निकास की अवधारणा पेश की थी। किसकी की अवधारणा पेश की थी? आर्थिक निकास अवधारणा है वो पेश की थी। और उन्होंने धन निष्कासन की सभी बुराइयों की बुराई कहा था। किसको? धन निष्कासन को सभी बुराइयों की बुराई कहा था, ये इसमें बताया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सभी स्टूडेंट को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन किस प्रश्न को लेकर है वो प्रारंभ हुआ था? तो रोलेट एक्ट के प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ था। किसके लेकर? रोलेट एक्ट प्रश्न को लेकर प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित दो प्रमुख व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। तो एक तो आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, और एक आप लिख दोगे बाल गंगाधर तिलक। क्या लिख दोगे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये दो व्यक्ति आपके हैं वो सही हो जाएगी। और सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ लिखना। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ बहुत ही आसान है। सत्य के लिए आग्रह। क्या होगा? सत्य के लिए आग्रह, ये एकदम सही हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल से समझा रहा हूँ, सत्य के लिए अगर साथ में टाइप करके भी आपको बता रहा हूँ। गांधी इरविन समझौता है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। ठीक है, फिर है आपका 18 नंबर साइमन कमीशन भारत है वो कब आया था? तो ये आया था 1927। कब आया था? 1927। नेहरू रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित हुई? कब प्रकाशित हुई थी? तो वो हुई थी 10 अगस्त 1928। और फिर है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन अब आपके आ चुके हैं। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था है वो क्या है? तो इसमें लिख दोगे इस व्यवस्था के अंतर्गत जो गांव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता है वो होता था, जिसे महलवाड़ी बंदोबस्ती व्यवस्था कहा गया था। ठीक है, इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार है वो था। जो भी प्रमुख किसानों की भूमि है ना, उनको बेदखल करने का भी अधिकार है वो इसमें था। और ये हो गया आपका 22 नंबर है 1919 के अधिनियम के तहत स्थापित द्विवेद शासन से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिख दोगे द्विवेद शासन है ना,
तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और दिवस शासन की स्थापना है वो की गई। इससे पहले प्रांतीय सरकारों पर केंद्र सरकार का पूर्ण है वो नियंत्रण रहता था। किसका? केंद्र सरकार का। ठीक है, जैसे हमारे अब भी मोदी जी हैं, उनकी सरकार है वो बनी, वो केंद्र की सरकार है। और राजस्थान की बात करें तो अभी थी हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, ठीक है, हमारे राज्य की, ठीक है, प्रांतीय, तो उनका नियंत्रण है वो राज्य पर रहता था। ठीक है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, सरकार की पूर्ण नियंत्रण में रहता था। लेकिन अब इस स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रांतीय सरकारों को उत्तरदायी बनाने का प्रयास है वो किया गया। ऐसा तो है वो है नहीं, जैसे मान लीजिएगा हमारा कोई जोधपुर जिला, मान लीजिए जोधपुर जिला है, तो जोधपुर जिले में क्या आ गया, कोई भी बीमारी है वो आ गई, ठीक है, तो बीमारी आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई केंद्र सरकार है उस पर कहेगी कि स्कूलों में छुट्टी करो या मत करो। ठीक है, ऐसा तो वो नहीं कहेंगे ना। इसका जोधपुर जिला कलेक्टर है वो कह देंगे भाई आराम से कि भाई आज स्कूल में छुट्टी है, आज ये बाढ़ आ गई है, ठीक है, आज बरसात ज़्यादा है, स्कूलों में बच्चों को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार है वो जिला कलेक्टर कहेंगे, है ना। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में आ गया, मतलब ऐसा कोई, ठीक है, नहीं आए भगवान करे, लेकिन अगर मान लीजिएगा तो हमारे मुख्यमंत्री है वो कुछ ना कुछ है वो निर्देश है वो देंगे। ठीक है, अगर पूरे भारत में आ गए तो हमारे केंद्र सरकार देगी, मतलब जो शासन व्यवस्था है, जो शक्तियाँ हैं वो बटी हुई है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, शासन के विकेंद्रीकरण का महत्व बताइए। पहली बात तो शासन तो हमें समझ में आ गया, सत्ता वगैरह है ना, लेकिन ये विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो विकेंद्रीकरण मतलब होता है शासन के निचले स्तर, जो निचला स्तर होता है वहां तक की शक्ति, क्या होता है? शासन के निचले स्तर तक की शक्ति। ठीक है, मान लीजिएगा केंद्र से, अभी मैंने बताया केंद्र से राज्य, फिर जिला, फिर गांव, ये जो शक्ति होती है ना ऊपर से नीचे की ओर। आप जैसे कोई भी कंपनी में काम करते हो तो आपसे पहले है ना बॉस आते हैं, फिर आप आते हो, है ना, इस प्रकार है वो होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जो भी शक्ति है वो कहलाती है विकेंद्रीकरण, है ना। या फिर आपको कह दो निर्णय लेने के अधिकार का वर्णन, कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी, मैंने अभी बताया जैसे वो बाढ़ वाला, ठीक है, बरसात वाला, तो निर्णय लेने का जो अधिकार का वितरण है वो होता है विकेंद्रीकरण। और शासन का विकेंद्रीकरण की बात हो रही है यहाँ पर, और इसमें महत्व की बात करें तो जनता की भागीदारी को सत्ता में सुनिश्चित करना, आर्थिक विकास को मजबूत करना, प्रशासन और आम जनता के बीच संबंध स्थापित करना, ये होता है शासन के विकेंद्रीकरण, है ना। ये महत्व है, दो तीन मैंने बताई हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कोई 4 प्रावधान है वो लिखने हैं, तो इसमें लिख दोगे रियासतों का स्वतंत्र है वो होना, रियासतों का स्वतंत्र होना, भारतीय सेना का विभाजन होना, भारतीय सेना का विभाजन होना, दो प्रभुत्व का दर्जा प्रदान किया गया। कैसे? एक तो भारत है और एक पाकिस्तान है, और दोनों प्रभुत्व के बीच की जो सीमा को निर्धारित करने के लिए एक सीमा आयोग की स्थापना है वो की गई। किस आयोग की? सीमा आयोग की। ये है, इसमें हो जाएगी आपके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1943 के 4 प्रावधान। मतलब कुछ मिलाकर इसमें कोई प्रावधान है, ये सीमा वगैरह, है ना, आयोग है वो स्थापित है, वो किया गया था। और सेना का विभाजन होना, रियासतों का स्वतंत्र होना, कोई भी रियासत कहीं पर भी जा सकती है, भारत में मिल सकती हैं, पाकिस्तान में मिल सकती हैं, इस प्रकार स्वतंत्रता वो दी गई। पूर्ण स्वराज का अर्थ स्पष्ट करना। पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है? पूर्ण मतलब पूरा, पूर्ण स्वराज मतलब स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता है वो एकदम सही है, वो आंसर हो जाएगा। और फिर है, अब देखिएगा इसका मतलब मैं आपको और डीपली समझाऊं तो देश की बहुसंख्यक जनता, बहुसंख्यक मतलब जैसे अगर किसी देश में हिंदू ज़्यादा रहते हैं या फिर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं तो वो होती है बहुसंख्यक। ठीक है, बहुसंख्यक जनता का शासन पूर्ण स्वराज की घोषणा 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में की थी। इस घोषणा के बाद लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य से पूरी तरह से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष का वादा है वो किया था। ठीक है, फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के सर्वोदय संबंधी विचार हैं वो लिखे। सर्वोदय, सर्वोदय का मतलब क्या? पहली बात तो सर्वोदय मतलब सभी की प्रगति, सभी का उत्थान, सार्वभौमिक उत्थान, है ना, मतलब सभी का विकास कुल मिलाकर कह सकते हो। और सर्वोदय में क्या होता है? समाज अहिंसा के आधार पर है वो चलेगा, है ना। विचार मैं अभी बता रहा हूँ, सर्वोदय के में समाज अहिंसा के आधार पर चलेगा। सर्वोदय में जाति भेद है वो मिटाया जाएगा, ने की थी, है ना। और सर्वोदय आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है अहिंसा है, प्रेम है पर आधारित नए भारत का
स्थापना है वो करना था। ठीक है, और फिर है अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को लिखिए। तो इसमें योगदान है वो क्या लिख दोगे, एक तो लिख दोगे आप आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, और भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना, भारत की आज़ादी के लिए देश के बाहर से समर्थन है वो हासिल करना, ये सभी है जो कि विचार है हमने लिख दिए हैं और योगदान है पूरा लिख दिया है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कौन सा है, योगदान लिख दिए। नमक का कानून क्या है, समझाना है। नमक कानून क्या है आप आराम से वो समझा सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और इल्बर्ट बिल विवाद क्या है, समझाना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, अभी ना ये अलग अलग क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। ठीक है, ये आप आराम से कर लोगे। और PDF मैं आपको बता देता हूँ, PDF हमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, गुरु शिक्षा SHIKSHA, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। वहाँ पर आपको PDF है वो मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। फिर है नेक्स्ट, अगला कौन सा था हमारा 30 नंबर, ब्रिटिश शासन की प्रजातीय विभेद की नीति क्या है, समझाना है। 31 नंबर है, ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प कलाओं का पतन कैसे हो, समझाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है वो। फिर देखिएगा अथवा में आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, अथवा में आप अगर आपको ये वाला आता है, ये वाला तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं आता है, मतलब इसमें आपको 5 लाइन ही आती हैं, लेकिन जो निचले वाला है इसमें आपको 7 लाइन आती है, तो आप निचले वाला कर सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें क्या है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में लागू की गई मुख्य 3 भू राजस्व व्यवस्थाओं का वर्णन करना है, दोनों में से एक करना है। इसी प्रकार आप नीचे वाले जो क्वेश्चन है 32 नंबर, इन दोनों में एक करना है, क्या करना है, दोनों में से एक आपको करना है। ठीक है, चाहे तो आप ये करो चाहे ये करो। और इसमें देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका मूल्यांकन करना है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो निचले वाला कर सकते हो, नीचे वाला नहीं आता तो ऊपर वाला कर लो, कोई बात नहीं। 33 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी युग कौन सा है, विस्तार से समझाना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के कारणों का वर्णन करना है, अथवा में दिया वैसे भी। और 34 नंबर है, भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझिए, अथवा में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों का वर्णन करना है। तो ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। पंचशील के सिद्धांत को समझाइए, अथवा में नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय वाद क्या है, समझाइए, दोनों में से एक करना है। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने समझा दिया है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सर्च कर सकते हो गुरु GROW। ठीक है, GROWSHIKSHA, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।